हेलो बच्चों, मैं गौतम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सॉरी बच्चों, बहुत लेट हो गया है मुझे वीडियो अपलोड करने में, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको वीडियो मिलते रहें। बच्चों, आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि आज ही हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी। तो आप सभी खुश रहें और आज के दिन को एंजॉय करें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं और बधाई। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी नेगेटिविटी से आज़ाद होंगे। आज जितने भी आपके बुरी आदतें हैं या आपके जितने भी ऐसे जो भी आपके पास नेगेटिविटी है, उसको आप क्या करेंगे, आज उनको आज़ादी देंगे। चलिए, आज अच्छा मौका है। आज हम पॉलिटी के साथ शुरुआत करते हैं एसएसटी में। आज हम लोग एसएसटी का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में संघवाद कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, हम आज का वीडियो स्लाइड के माध्यम से ही कवर करेंगे। बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पहला ही जो हेडिंग डली हुई है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद क्या होता है। तो बच्चों, संघवाद बताने से पहले मैं थोड़ा इसका इतिहास बताता हूँ। देखिए, पहले हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, संघवाद की या फेडरलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा पावर शेयरिंग। तो अगर आप सपोज़ कीजिए कि आपका एक परिवार है और जॉइंट फैमिली रह रही हो, अगर उसमें आपके चाचा हों और 2-3 चाचा हों, बड़े पापा हों, दादा दादी सब हों, तो आप खुद ही सपोज़ कीजिए कि अगर इस पूरा दायित्व अगर आपके दादाजी के ऊपर होगा, तो क्या आपका घर अच्छे से चल पाएगा या सारे मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएंगे। शायद आपका जवाब होगा नहीं हो पाएंगे। इसलिए दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने थोड़ी थोड़ी पावर सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जैसे कि सभी अपनी अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकें। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है, क्योंकि भारत आपको पता है कि एक बहुत ही विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिफाई कंट्री है, जहाँ अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग निवास करते हैं, रहते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, जब संविधान बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म की जा रही थी, तो जो हमारे विद्वान लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर भारत को बनाना है और भारत को एकता में बनाए रखना है, उसको यूनिटी को उसकी मेंटेन करना है, तो हमें जो पावर्स हैं उन्हें बांटना पड़ेगा। अब बात आई कि ये पावर कैसे कैसे बांटा जाएगा। तो इन्होंने कुछ देशों का सहारा लिया जो पहले से ही आज़ाद थे, जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रखा था, जिन्होंने ऐसी चीज़ों पे ध्यान देके अपने देश को सुचारू रूप से चला रहे थे, अच्छे से चला रहे थे। तो इसी का एग्जाम्पल हमारे देश ने यूएसए से लिया और उन्होंने अपने जो राज्य थे, जो यूएसए का स्टेट्स हैं, उन्होंने जो एक सेंटर के पास पावर है और जो हमारे पास पूरी स्टेट है, वहाँ जैसे स्टेट्स मिल के आए हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वहाँ पर जो यूएसए है, वहाँ पर सारे स्टेट्स को मिला के एक पूरी कंट्री बनाई गई है और सभी स्टेट्स को पूरी पूरी पावर दी गई है। यही विचार से, इसी थिंकिंग से हमारे देश ने भी जो पावर है उसको मेजर 2 भागों में बांटा था। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जो गवर्नमेंट होती है वो 2 लेवल में बटी हुई है, एक सेंट्रल लेवल है और एक स्टेट लेवल है। फर्दर हमने इसको और आगे बांटा, आगे आने वाले दिनों में हमने इसे लोकल लेवल पे भी बांटा। तो जैसे फेडरलिज्म की डिफिनीशन लिखी हुई है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी पावर होती है किसी एक के हाथ में ना होके सभी में बराबर बराबर या अनइक्वल भी बांटा जा सकता है, उन्होंने उसको बांट दिया, जैसे कि जो हमारा देश है सुचारू रूप से कार्य करता रहे। ठीक है, अब बात होती है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट 2 प्रकार की बिहेव करती हैं, जैसे आपको अगली स्लाइड में दिख रहा होगा। एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें जो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर। जैसे अब हमने क्या किया, डिवाइड तो कर दिया पावर को, तो पावर भी देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल,
3 लेवल, जैसे हम अगर अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो हमारे यहाँ 3 लेवल्स हैं। तो एक सेंट्रल लेवल है, एक स्टेट लेवल है और एक लोकल लेवल है। तो जो सभी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती हैं, जैसे सेंट्रल लेवल है तो उसके पास अपनी अलग पावर होगी, स्टेट लेवल है उसके पास अपनी अलग पावर होगी और लोकल लेवल है उसके पास अपनी अलग पावर होगी। जैसे इसके एग्जांपल है इंडिया है, यूएसए है। और अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उन यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती हैं उनके पास ओनली सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और उसी के पास मोस्ट ऑफ द पावर्स होती हैं। जैसे अगर मैं फ्रांस की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, तो इनमें एक ही गवर्नमेंट है और उसी के पास सारी पावर्स हैं। देखिए बच्चों, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे कि जैसे यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, ये बहुत ही बड़ी कंट्री है। अगर इनका आप मैप देखेंगे तो ये एरिया वाइज बहुत ही बड़ी हैं। लेकिन आप फ्रांस देखेंगे, इंग्लैंड देखेंगे, ये छोटी हैं, इसलिए इनमें यूनिटरी गवर्नमेंट सक्सेसफुल है। अगर यही अप्लाई हम अपने भारत में कर दें या यूएसए में कर दें तो शायद ये अप्लीकेबल नहीं होगा, अच्छे से हमारा देश कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, फेडरल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। अब अगर आगे हम बात करते हैं कि फेडरलिज़म मैंने अपनाया है तो इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, इनके कुछ फीचर्स होंगे, तभी हमने इसके बारे में सोचा है। तो आइए देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर्स है देयर आर 2 और मोर लेवल्स और गवर्नमेंट। सही है, जैसे मैंने बताया है कि जो हमारे पास गवर्नमेंट होगी वो कई भागों में डिवाइड होंगी और सभी के पास अपनी अपनी पावर्स होंगी। दूसरा है डिफरेंट लेवल्स, जिसे हम टीयर भी कहते हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच लेवल्स हैव इट्स ओन जुरिडिक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक राज्य है, जैसे मैंने यहाँ पास लिया है, गुजरात को लिया है। तो गुजरात की जो गवर्नमेंट होगी, अगर वहाँ का कोई एक रेसिडेंट है, वहाँ का कोई निवासी है, तो जो गुजरात की पॉलिसीज़ होंगी, जो गुजरात के आपके लॉज होंगे, कानून होंगे, वो उस व्यक्ति पे तो लागू होंगे ही होंगे। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं, वो भी उसी व्यक्ति पे लागू होंगे। तो मैंने यहाँ यही कहा है कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, दोनों पे लॉस अप्लाई तो एक ही व्यक्ति पे होते हैं, लेकिन दोनों का अपना कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। दोनों के जो क्षेत्र होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आगे वाली स्लाइडों में आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बताऊँगा कि ये जो आपके सब्जेक्ट है, जो स्टेट के पास अलग सब्जेक्ट है जो जिस पे वो कानून बना सकते हैं, सेंट्रल के पास अलग सब्जेक्ट है जिस पे वो कानून बना सकते हैं, और एक आती है आपकी कंकरेंट लिस्ट आती है जिस पे दोनों मिलके लॉस बना सकते हैं। तो इसकी बात हम आगे करते हैं, अभी के लिए आप इतना ही समझिए। अगला फीचर्स है द जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया कि सभी लेवल्स होंगे, सभी गवर्नमेंट होंगी और सभी को अपनी अपनी पावर मिलेगी। ठीक है, पावर तो मिल गई, लेकिन ये भी आपको पता है कि पावर मिलने के साथ जिम्मेदारियाँ आती हैं और पावर मिलने के साथ कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो कोई एक ऐसी बॉडी या कोई एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो इन सभी डिस्प्यूट को ओवरकम करें। तो क्या हुआ था कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो जो हमारे पास मेन सोर्स है यानी जिसे हम मान सकते हैं कि यही एक ऐसा सोर्स है जो हमारे पास जितनी भी पावर्स होंगी या जितने भी लॉज होंगे, इन सभी को बताएगा कि ये आपका है, ये आपका है, ये हिस्सा आपका है, ये हिस्सा आपका है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, जितना भी आपका क्षेत्र होगा वो डिसाइड कौन करेगा? आपका संविधान करेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है, अगला है द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स। यहाँ समझने वाली बात है, जैसे कि आप जैसे आगे आप बढ़ेंगे, हो सकता है आपकी सिविल सर्विस की तैयारी करें तो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यही सबसे मेजर सोर्स है आपको अपने देश के बारे में जानने के लिए, आपको अपने अधिकार जानने के लिए। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कभी करें या ना करें, लेकिन आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको आपके देश को समझने में सहायता करता है, आपको आपके अधिकार को समझने में सहायता करता है। तो इसकी बात करते हैं इस टॉपिक की। तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि आपको एक संविधान बना के दे दिया गया,
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पार्लियामेंट है वो चेंजेस करते रहें, क्योंकि सुप्रीम पे वही जा रही है और स्टेट बेचारे कुछ लो पावर के साथ भी हैं। आगे बात करते हैं लो पावर क्यों है। तो क्या होता है कि जब संविधान बनाया गया तो उन्होंने एक प्रोविज़न डाला कि अगर कभी भी इस लेवल पे या ये पावर जब शेयरिंग होगी, तो जब इनकी कॉन्ट्राडिक्ट की बात आएगी या किसके पास अधिक पावर होगी किसके पास कम पावर होगी, अगर इसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है या इसे बदला जाता है तो इसको बदलने के लिए भी मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इसको बदलने के लिए सेंट्रल लेवल की भी सहमति होनी चाहिए और स्टेट लेवल की भी सहमति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर मान लीजिए कि सेंट्रल लेवल के पास ही पूरी पावर हो गई कि ये आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दो, तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल चाहेगा कि सारी पावर मेरे पास हो, तो ये ऐसे चेंजेस कर सकता है, निगेटिव चेंजेस कर सकता है जिससे स्टेट लेवल की पावर्स को क्या किया जा सके, कंप्रेस किया जा सके। अगर यही चीज़ आपके पास स्टेट लेवल के पास हो तो स्टेट लेवल चाहेगा कि जो सेंट्रल लेवल की पावर है वो कम हो। तो इसी कारण दोनों एक दूसरे को दबा ना सके, कंप्रेस ना कर सकें, इसलिए दोनों के कंसेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो आगे है सोर्स और रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हाँ, अब अगर सपोज़ कीजिए कि आपके पास पूरा जो रेवेन्यू आ रहा है या पूरा खर्चा आपके दादाजी कर रहे हैं, आपके दादाजी के पास पूरा पैसा है। अब क्या किया गया कि आपके चाचा, आपके बड़े पापा, आपके पापा सभी को क्या किया गया, पावर्स को बांट दिया गया, लेकिन उन्हें रेवेन्यू नहीं दिया गया, उन्हें पैसा नहीं दिया गया। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपको पैसा न दिया जाए तो आप अब अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करेंगे? ना आप अपनी मर्ज़ी से कुछ खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नया टीवी चाहिए, आपके पापा को नया टीवी चाहिए और आपके पापा डिपेंडेंट हैं आपके दादाजी पे, तो क्या किसी पावर का कोई पावर आपके काम की है? तो आपका जवाब होगा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको पावर चाहिए तो पावर के लिए आपको रेवेन्यू भी मिलना चाहिए। तो यही बात कही गई है कि आपके पास जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगी उन सभी के पास अपने अपने रेवेन्यू जनरेट करने के भी सोर्सेस होंगे। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से लिखी हुई है। अगला देखिए, फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि पहला क्या है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग क्या हो चुके थे, जो अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, कॉलोनियल जो हमारे पास राज्य चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें यही हुआ था फूट करो और राज करो की नीति। डिवाइड कर रहे थे, हम लोगों को डिवाइड किया जा रहा था। तो समझ में आया, जो हमारे पास विद्वान थे, जितने भी हमारे पास नेता थे, पॉलिटिशियन थे, उन्हें आज़ादी के बाद ये एक मेजर पार्ट पाया कि हमारे देश में अगर डाइवर्सिटी है तो उसे हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको हमको यूनिटी के साथ रखना चाहिए। अगर ये डिवाइड हुए तो फिर कोई एक ऐसा आदमी आएगा, कोई ऐसा तंत्र आएगा, कोई ऐसी पावर आएगी जो हमें डिवाइड करके चली जाएगी और फिर हम कई सौ साल पीछे हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली जीत जाती है, दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर जीत जाता है। खासकर वही बातें चल रही हैं। और दूसरा, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अगर फेडरल सिस्टम है तो फेडरल सिस्टम का मतलब भी यही है कि जो हमारे पास इतने कल्चर हैं, हमारे पास इतनी भाषाएं हैं, ये सभी एक साथ हंसी खुशी रहें, बिना किसी भेदभाव के रहें। यही हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं फेडरलिज्म के। अगर आइडियल फेडरलिज्म की बात करें तो आइडियल फेडरल सिस्टम भी वही होता है जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो, दोनों आपसी मतभेद के बिना रहें, हंसी खुशी रहें, सभी अपने पंथ को अच्छे से एंजॉय करें, उनको प्ले करें, जो अपने धर्म के प्रति जो भी उपासना है उसको कर सकें। और दूसरा है एक दूसरे से साथ रहें, बिना किसी भेदभाव के रहें। जैसे कि आजकल हो रहा है, खासकर वो तो ना ही हो जो राजनीति के चक्कर में हो रहा है, आप सब समझ रहे हैं। तो आप इन सब से दूर रहें तो ही अच्छा है। चलिए अगले टॉपिक में आते हैं, टाइप्स ऑफ फेडरेशन। टाइप्स ऑफ फेडरेशन में क्या होता है, देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक भारत है और एक है आपका यूएसए। देखिए फेडरल बनने के लिए, फेडरल क्या होता है, फेडरल होता है कि आपके पास दो गवर्नमेंट हो, दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो और उन सभी में पावर को डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी देश कई तरीक़ों से बन सकता है। जैसे
यूएसए की अगर मैं पहले बात करता हूँ तो यूएसए क्या है, यूएसए एक पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, कई राज्यों ने, और ये सभी किसके थे, ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो जब सभी को आज़ादी मिली तो इन्होंने क्या किया कि इनको फिर से कोई ना इन पे राज कर पाए, तो इन्होंने क्या किया कि सभी राज्यों ने अपने अपने बीच बात की और सभी राज्य एक साथ आके एक पावरफुल नेशन बने। समझ रहे हैं, सभी छोटे छोटे भागों में टूटे हुए थे, राज्य थे, और सभी एक साथ आए, सभी एक साथ आए और सभी ने क्या बनाया, एक नेशन को फॉर्म किया। वहीं दूसरी ओर देखिए, जब आप, अगर मैप आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो आप गूगल में सर्च करके देखिएगा, 1947 के पहले और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, या 1960-65 के बाद आप देखिए, आपको मेजर चेंजेस दिखेंगे आपको अपने भारत के नक्शे पे। क्या हुआ, भारत ने क्या किया, भारत एक पहले बहुत ही बड़ा राज्य था। भारत में राज्य, अगर आप पहले के मैप देखेंगे और आपके मैप देखेंगे, दोनों में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। जो पहले राज्य हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, तो जो आपका इसको एडमिनिस्ट्रेशन है वो करना थोड़ा कठिन हो रहा था। अच्छा, आपने ये एडमिनिस्ट्रेशन करना कठिन क्यों हो रहा था, अगर आप थोड़ा इतिहास जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो जितने भी मुग़ल एम्पायर हुए उन सभी की राजधानी कहाँ थी, कैपिटल कहाँ थी, दिल्ली थी। तो आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने ऊपर के भागों पे तो ठीक ठाक राज किया, नीचे के भागों में महाराष्ट्र तक भी ठीक ठाक इन्होंने राज किया, लेकिन उसके जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो इनका जो पावर थी, जो इनका क्षेत्र था, वो कमज़ोर होता गया। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आप लोग को लगता होगा कि इतिहास क्यों पढ़ना है, इतिहास की क्या ज़रूरत है, वो तो बीत गया। देखिए, इतिहास ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने भविष्य में क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पिछले जो आ चुके हैं, उन्होंने क्या क्या गलती की थी, उससे हमें सीखना है और हमें वो आगे अप्लाई नहीं करना है। यही गलती थी कि क्या हुआ था, पूरी पावर किसके पास थी, मुग़लों के पास थी। और मुग़ल क्या कर रहे थे, मुग़ल बिल्कुल बैठे हुए थे दिल्ली पे, और दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है, दिल्ली से आउटर में तो आप चारों ओर राज कर सकते हैं, लेकिन आप इतना अपने आप को नहीं फैला सकते कि आप भारत के बिल्कुल लास्ट पे साउथ तक जा सकें। इसीलिए जो आपकी साउथ के रीजन से, तो वहाँ आप देखते होंगे कि चोल हुए और भी कई कई प्रकार के डायनेस्टी हुई। तो इसलिए क्या किया हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने, क्या किया कि जो भी हमारे पास जितने भी भारत के बड़े बड़े राज्य थे, उनको उन्होंने छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया। इसके भी कुछ बेसिस थे, भाषाओं के आधार पे किया था, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी छोटे छोटे राज्य आएँ और मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण करें। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है कि पहले से आपका एक बहुत बड़ा राज्य है और उसको आप फर्दर कई भागों में डिवाइड कर दें और सभी को पावर इक्वली डिवाइड कर दें। तो देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, जैसे मैंने बताया। अब इसमें क्या होता है, ऑल स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। सही बात है, जो आपके पास यूएसए है ना, यूएसए में जितने भी राज्य हैं सभी के पास इक्वल पावर है। हाँ, यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि जो यूएसए का स्टेट है ना, ये जब आप संविधान पढ़ेंगे या आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते होंगे, तो जो भी यूएसए है ना, यूएसए के जितने भी स्टेट हैं, ये अपने आप को जब चाहे ये अलग कर सकते हैं। समझ रहे हैं, जितने भी स्टेट हैं यूएसए के अंदर, ये अपने आप को कभी भी यूएसए से अलग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ये करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो मेजर पावर है ना यूएसए के पास, अगर ये कोई भी स्टेट अगर अलग हो गया तो जितनी भी यूएसए की पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी पावर हैं, जितनी भी इनको एडवांटेज मिलता है ना, तो ये यूएसए इनको देना बंद कर देगा। वो बात अलग है कि इनके पास कुछ डिसएडवांटेज आ जाएगा अलग होने से, लेकिन इनके पास पावर है कि ये अपने आप को अलग कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो भारत है, भारत के जितने भी राज्य हैं, उनमें से किसी को भी ऐसी पावर, किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि ये भारत से अलग चले जाएं। समझ रहे हैं, इस पे एक मैं कहानी भी बताता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो कुछ जो देसी रियासतें होती हैं, जो प्रोविजंस थे, उन्हें ये कहा गया था आज़ादी के समय कि आप या तो भारत में रहें, या आप पाकिस्तान में चले जाएं, या तो आप स्वतंत्र रहें।
जितनी भी देसी रियासतें थीं, जो राजा महाराजा थे, उनको 3 पावर दी गई थी। ये तो आप भारत में रहो, या तो आप पाकिस्तान पे चले जाओ, या तो आप कहाँ चले जाओ, या तो आप स्वतंत्र रहो। तो क्या हुआ था, 3 मेजर देसी रियासतें थीं। एक थी जम्मू कश्मीर की, एक थी आपकी जूनागढ़ की, और एक थी आपकी हैदराबाद की। ये तीनों जब आज़ाद हो गया था भारत, इन्होंने तब तक ये नहीं बताया था कि हम कहाँ जाएंगे। और जो हैदराबाद था, जो हैदराबाद रियासत की मैं बात करूं, तो हैदराबाद रियासत आपको पता होगा कि हैदराबाद कहाँ पास है, एक बिल्कुल साउथ साइड है, लगभग साउथ साइड है इंडिया के। यानी ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच फंस रहा है। और इसने कहा था कि मुझे पाकिस्तान में जाना है, क्योंकि हैदराबाद में ज़्यादातर मुस्लिम जनता थी। ये कह रहे थे कि मुझे कहाँ जाना है, पाकिस्तान में जाना है। तो हमारे उस समय के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको समझाया, लेकिन ये समझने वाले नहीं थे। तो जो आर्मी का सहारा लिया इन्होंने, और इसको भारत में ही बने रहने दिया। ये हमारे आज अभिन्न अंग है हमारे भारत देश का। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास पावर है ना स्टेट के पास, ये पावर नहीं है कि अलग हो जाए। बाद में ही संविधान में आया भी, क्योंकि आप जैसे पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है, यूएसए लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी ये क्या हुआ, यूनाइटेड हुआ है। और इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी ये सभी राज्यों से मिलकर नहीं बना है। ये जो भारत है ना, ये राज्यों का समूह है। दोनों पे ध्यान दीजिएगा। जो यूएसए है, वो जो जितने भी स्टेट आए हैं वो आके मिले हैं आपस में, तब बना है यूएसए। और जो भारत है, वो भारत है राज्यों का समूह है। दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला है, पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। जो आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसमें जो आपके पास स्टेट होता है और जो आपकी सेंट्रल होती है, इस पर क्या होता है, पावर दोनों में इक्वली डिवाइड होती है। इसके एग्जाम्पल है यूएसए हैं। यूएसए के अलावा 2 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एक है स्विट्जरलैंड और एक है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो आपकी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है, ये लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जिससे ये मिलके बने होते हैं, उनमें डिवाइड कर देते हैं, और एक पूरा आपका सेंट्रल के पास पावर होती है। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट, यहाँ पास आप अंडरलाइन करिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, और जाहिर है आप नोट्स बनाइए, आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक बेनिफिट नहीं देगा। तो अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, ये याद रखिएगा। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। अब इसका एग्जांपल है इंडिया। अब यहाँ आप थोड़ा गौर करिएगा क्या होता है, जो आप, अगर मैं बात करूं कि हमारा इंडिया क्या प्योर फेडरल है, नहीं, हमारा इंडिया है क्वासी फेडरल। पूरा हमारा पास इंडिया फेडरल नहीं है, उसमें इक्वल पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ज़्यादातर पावर किस साइड टिल्टेड है, ज़्यादातर पावर टिल्टेड है आपकी सेंट्रल लेवल पर, ठीक है ना। तो ये बात अभी आप याद रखिएगा कि हमारा भारत जो है वो क्वासी फेडरल देश है, ठीक है ना। इसकी डिस्कशन अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, अगर डीप में जाएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो खींच जाएगा। आप सिर्फ याद रखिए क्वासी फेडरल है, जो ज़्यादातर मेजर पावर है वो किसके साइड डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड है आपकी सेंट्रल की तरफ, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं, ठीक है। तो पहली बात, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने ही पहले से ही गवर्नमेंट को 2 लेवलों में डिवाइड कर दिया था जब ये इसका निर्माण हो रहा था। पहला था सेंट्रल लेवल और दूसरा था स्टेट लेवल, जिसको गवर्न कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको स्टेट लेवल को गवर्न कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट। आगे संविधान में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, जिससे एक लोकल गवर्नमेंट को भी जोड़ा गया, जिसे आप पंचायती राज या म्यूनसिपालिटीज़ भी कहते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। तो हमारे भारत के पास 3 स्टेट हैं, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है लोकल गवर्नमेंट। तो इन द बिगिनिंग, according to the constitution, there was 2 tier of government, the central government and local government, but later the 3rd tier of a federalism was added in the form of panchayats and municipalities, जिसे मैंने कहा। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। अब क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने पावर को डिवाइड कर दिया अलग अलग लेवलों पर, ठीक है।
लेकिन ये कौन बताएगा? जैसे आपके परिवार की बात करते हैं, जैसे दादाजी ने आपके चाचा, बड़े पापा सभी को क्या किया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि चाचा को क्या करना है, बड़े पापा को क्या करना है, या आपके पापा को क्या करना है। तो जाहिर सी बात है कि फिर से विवाद होना है। तो क्या हुआ था, यही सबको ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया कि 3 अलग अलग सूचियाँ बनाई, लिस्ट बनाई, और तीनों लिस्टों में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को रख दिया। और जिस सब्जेक्ट की सूची पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अलॉट कर दी गई, तो दूसरी गवर्नमेंट उस सूची के सब्जेक्ट पर, उस लिस्ट के सब्जेक्ट पर बीच में हस्तक्षेप या बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि जो विवाद की स्थिति है वो धीरे धीरे खत्म होती गई। ठीक है ना, समझ रहे हैं? ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई, एक दी गई यूनियन लिस्ट, एक दी गई स्टेट लिस्ट, और एक दी गई कंकरेंट लिस्ट। जैसे आप समझ सकते होंगे, यूनियन लिस्ट क्या करेगी? यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो पूरे देश को, देश की यूनिटी को, पूरे देश के इंटरनल स्ट्रक्चर को, पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को जो प्रभावित करते हों, इफ़ेक्ट करते हों, ऐसे सब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? यूनियन लिस्ट में रखा गया। इसमें देखिए कौन कौन सी है, डिफेंस है, इसमें कौन कौन से फॉरेन अफेयर्स हैं, इसमें क्या है, बैंकिंग है, इसमें क्या है, कम्युनिकेशन है, इसमें क्या है, मनी है। ऐसे जितने भी ये इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट रखे गए हैं, इस पे कोई भी कानून या इस पे कोई भी लॉज या इस पे कोई भी नियम कौन बना सकता है? इसमें सिर्फ बना सकता है हमारा यूनियन, हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, समझ गए? अगला स्टेट लिस्ट। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होंगे ना कि जो स्टेट पे ही काम कर जाएंगे, या जिसको इतने ज़रूरी सब्जेक्ट नहीं है जिसको यूनियन बार बार देखें, क्योंकि यूनियन आपका पूरे देश को देखना है, एक पर्टिकुलर राज्य के हर छोटे छोटे विषय पे थोड़ी जाएगा। तो इसलिए कुछ सब्जेक्ट को ऐसा बनाया गया जिसको आराम से स्टेट देख पाए, छोटे छोटे सब्जेक्ट। जैसे पुलिस है। अब क्या हर बार कहीं दंगे हो जाएंगे तो क्या यूनियन पार्लियामेंट बार बार थोड़ी पुलिस भेजेगी? तो पहले क्या किया गया, पुलिस को दे दिया गया स्टेट लेवल को, आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। दूसरा है ट्रेड है, व्यापार है। बार बार यूनियन थोड़ी आगे बताएगी कि नहीं ये आप इस पे ऐसा करो, आप व्यापार के लिए ऐसे लॉज बनाओ। नहीं, आप स्टेट हो, आप इतने समझदार हो कि आप अपने व्यापार पे क्या कर सकते हो, व्यापार पे नियम बना सकते हो। दूसरा है कॉमर्स पे, कॉमर्स की बात कर लिया। एग्रीकल्चर आपको पता है कि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो छोटे छोटे राज्यों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा जो आज भी आधी से ज़्यादा जनसंख्या किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो क्या हुआ, इसको स्टेट लिस्ट में रख दिया गया, इरिगेशन को भी रखा गया। तो इस पे जो कानून होंगे ना, इस पे जो कानून होंगे वो कौन बनाएगा? सिर्फ स्टेट बनाएगा। ठीक है, इन सभी में कुछ कुछ लूप होल हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। बस आप इतना समझिए, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? उन पे ऊपर लॉ बनाएगा यूनियन या पार्लियामेंट। जो स्टेट लेवल के सब्जेक्ट हैं उन पे कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा, लेजिस्लेटिव बनाएगा। उसके बाद है कंकरेंट लिस्ट है। हाँ, अब यहाँ समझिए कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो ना तो प्योर स्टेट बना सकता है, ना प्योर यूनियन बना सकता है। यानी कुल मिला के ऐसे लिस्ट जो आपको यूनियन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो स्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूनियन के लिए इम्पॉर्टेंट है, या ऐसा भी नहीं है ये सिर्फ स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों के लिए लगभग इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे लिस्टों को ऐसे सब्जेक्ट को क्या किया गया? कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन, सेंसेशन है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जितने भी लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट डले हुए हैं ना, तो इस पर सेंट्रल भी लॉज बना सकता है और इस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है। लेकिन यहाँ एक नोट करिएगा, अगर कर रहे होंगे तो यहाँ पास जो लॉज होते हैं ना, ये लॉज को अगर सेंट्रल बना रहा है और स्टेट भी बना रहा है, अगर दोनों बना रहे हैं, तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, वो होगा आपका सेंट्रल लेवल का जो लॉज होगा। ठीक है ना। अगर 2 राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है
अगर मध्य प्रदेश ने एजुकेशन पे कोई पॉलिसी बनाई है और सेम उसी सब्जेक्ट पर गवर्नमेंट जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है उसने भी अगर पॉलिसीज़ बना दी है तो यूनियन गवर्नमेंट की ही पॉलिसी लागू होगी। ठीक है ना? ठीक। अगला, अब क्या है देखिए, जब अगर मैं आपको ले चलूँ 1947 के समय, 1947 के समय, तो अगर आप उस समय होते तो क्या आप ये सोच सकते थे कि आज से आने वाले 50, 60, 70, 80 सालों में एआई जैसी कुछ चीज़ आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कुछ चीज़ आएगी? शायद नहीं। क्या आप ये सोच सकते थे कि क्वांटम थ्योरी आएगी, मतलब स्पेस पे हम जाएंगे, क्वांटम लेवल पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी कि हाथों पे मोबाइल, हाथों पे कंप्यूटर आ जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी जैसी कुछ चीज़ें आपको पता था कि जो आपके कंप्यूटर से ही किसी देश की इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर किया जा सकता है? तो शायद आप अगर उस समय होते तो ये आपके लिए सोचना लगभग नामुमकिन होता। लेकिन हमारे जो उस समय के महान व्यक्ति थे, चाहे मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की बात करूं, पटेल जी की बात करूं, और भी कई ऐसे महान व्यक्तित्व हुए, उन सभी का जो व्यक्तित्व था, उन सभी की जो इमेजिनेशन पावर थी वो इतनी महान थी कि उन्हें पता था कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे विषय आएंगे, हमारा देश तरक्की करेगा जिसे हम अभी नहीं सोच सकते। तो उस समय विवाद ना उत्पन्न हो, उस समय लड़ाई ना हो, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे विषय जो आज हमें नहीं पता है, तो अगर कभी भविष्य में इन द फ्यूचर अगर ऐसे कोई भी सब्जेक्ट, विषय हमारे सामने आते हैं तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उन्होंने पहले ही एक रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स या एक ऐसा जो कोई भी आपकी अवशिष्ट जितने भी विषय आएंगे जिसे हम आज नहीं जानते हैं, भविष्य में जानेंगे, उस पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। समझ रहे हैं ना? जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तीनों लिस्टों में नहीं हैं, अगर वो कभी सामने आते हैं तो उस पे केवल यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। ठीक है ना? जैसे स्पेस हो गया, अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट खोल के देखेंगे, यूनियन लिस्ट खोल के देखेंगे, स्टेट लिस्ट खोल के देखेंगे, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन पे कोई भी बात नहीं की गई है क्योंकि वो समय नहीं थे। अब भविष्य में आ रहे हैं तो इन पे सभी कौन बना रहा है इस पे लॉस? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है। दूसरा, ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, जैसे यूएसए था ना, यूएसए में जितने भी राज्य थे, जितने भी स्टेट थे, सभी के पास इक्वल पावर थी। लेकिन ऐसा हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत में आर्टिकल 371, शायद आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, ये आर्टिकल 371 क्या है? जो हमारे पास बुक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकलों में डिवाइडेड है। ठीक है ना? इसमें कई आर्टिकल्स हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 371 है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनको स्पेशल पावर दी गई है। जैसे आपने पता होगा ना, 371 अभी हटाया गया, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। समझ गए? तो ऐसे ही कुछ पावर्स दी गई हैं, स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ राज्यों को। जैसे आप अगर जाएंगे भारत के पूर्वी इलाकों पे जाएंगे तो आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनको क्या किया गया है? स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, उसके मैप में जाएंगे आपको दिख जाएंगे। ऐसा किया क्यों गया है? क्यों किया गया है? क्योंकि ये यहाँ पास जो मोस्टली है ना, तो जनजाति रहती हैं, जो पिछड़े लोग रहते हैं, या ये जो इनका कल्चर है ना, ये बहुत ही बिल्कुल, अगर आप इनको इस स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले समयों में ये लुप्त हो जाए। तो इनको बचाने के लिए, इनको हैम्पर करने के लिए इनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। आप यहाँ पास जाके लैंड नहीं खरीद सकते, आप वहाँ जाके निवासी वहाँ के नहीं बन सकते हैं। जैसे आप भारत के कहीं भी हिस्से पे जाके आप वहाँ के निवासी बन सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा होता है ना, वहाँ जाके आप निवासी नहीं बन सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। दे हैव स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 371 सो दैट लैंड राइट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिजीनियस पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है ना? जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। अब क्या होता है
कि जैसे मैंने स्पेशल स्टेटस का दर्जा तो दे दिया, ठीक है सर, आपने इसको दे दिया, लेकिन आगे क्या होता है कि हमारे पास कुछ यूनियन टेरिटरीज भी तो आती हैं। तो क्या ये इक्वली जैसे आपके पास स्टेट है उनके समान ही उनके पास दर्जा है, उनके पास पावर? नहीं। देखिए, कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको ना तो पूरा पूरा स्टेट माना जा सकता है, ना तो इनको किसी स्टेट में मर्ज किया जा सकता है। तो क्या किया, इनको एक अलग से इनकी आइडेंटिटी दी गई और इन्हें क्या कहा गया, यूनियन टेरिटरीज कहा गया। ठीक है सर, लेकिन इस पर शासन कौन करेगा, इस पर जो गवर्नमेंट होगी वो कौन सी होगी? तो इस पर ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या होती है, यूनियन लेवल की ही होती है। ठीक है ना। तो देखिए, वाई वर दे मेड यूनियन टेरिटरीज, वाई वर दे नॉट मेड स्टेट्स, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके छोटे नंबर्स में आते हैं ना, 2-3 नंबर्स पे आते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर, दीज आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर्स लाइक अ स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन दीज एरियाज। ठीक है ना। यहाँ की जो मेन पावर होती है किसके हाथ में होती है, किसके अंडर पे होती है, यूनियन के अंडर पे होती है। ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा कि जो आपका दिल्ली है ना, जो भी यूटी से, तो आपको अगर ये पता होगा कि जो आपके पास दिल्ली है ना, तो दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के सीएम है उनको रिपोर्ट नहीं करती है, उसको होल्ड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना। जैसे हमारे एमपी की पुलिस है, तो एमपी की पुलिस किससे होल्ड होती है, एमपी के गवर्नमेंट से होती है। लेकिन जो दिल्ली है, तो दिल्ली की जो पुलिस होती है वो गवर्न होती है, वो कंट्रोल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए, व्हाट मेक्स इंडियन फेडरल कंट्री, तो मैंने बता दिया था। अब सुनिए, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने पावर को बांट दिया है, अब अगर आप चाहिए कि आपको चेंज करना है, पावर में कुछ चेंजेस करना है, नई पावर को ऐड करना है या कुछ फेरबदल करना है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? इसको चेंज करने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट, जो कि दो भागों में डिवाइडेड है, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। अपर हाउस किसे कहते हैं? आपने सोच लिया होगा, अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को और लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है। तो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के 2/3 मेंबर का अप्रूवल चाहिए होता है, प्लस जो हमारे पास 50% स्टेट्स हैं ना, उनके भी लेजिस्लेचर का अप्रूवल चाहिए होता है। अगर ये दोनों अप्रूवल मिल गए तब जाके आप कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, आपको अभी ये पता नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, कि आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर कभी भी सुना होगा तो एक केशवानंद भारती केस हुआ था, उस पर यह वर्डिक्ट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं कर सकते, उसे चेंज निगेटिवली नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि 2/3 मेंबर के अपर हाउस एंड लोअर हाउस का अप्रूवल प्लस 50% ऑफ लेजिस्लेचर का अप्रूवल होगा, जिसके बाद आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर डिस्प्यूट हुआ इसके बाद भी, तो इसका समाधान कौन करेगा? इसका समाधान करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। ठीक है, आगे आप इतना पढ़िए। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना।